हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंह बायोलॉजी में। मैं कुलदीप सिंह केडी और आपसे एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से कनेक्ट हुआ हूं। तो बच्चों, आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है वायरस। ठीक है, आज वायरस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में इसको इंक्लूड किया गया है सिलेबस के अंदर और आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं वो हम लोग समझेंगे। उसी के साथ साथ वायरस का क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि वायरस का क्या हिस्ट्री है, नेचर क्या है, किस नेचर का होता है वायरस। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर वायरस के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। और बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने बच्चे हैं उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा खास है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि वायरस की बात करते हैं बच्चों, वायरस एक ऐसा पार्टिकल आप कह सकते हैं। ठीक, हम इसको हम लिविंग नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो अभी पूरी तरीके से ये बात क्लियर नहीं है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो इस पर अभी भी शोध चल रहा है कह सकते हैं। तो वायरस होता क्या है? जैसे कि आपको जुकाम हो जाता है आम जिंदगी में, या आमतौर पर कह सकते हैं कभी कभी जुकाम हो जाता है, खराशे हो जाती हैं, तो ये सब वायरल डिजीज आप इनको कह सकते हैं कि हाँ जुकाम हो गया, कोई वायरल फीवर हो गया। इस तरीके से छोटे छोटे फीवर्स होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वायरस जो होता है वो एक डिजीज फैलाने वाले एक एजेंट मान सकते हैं, क्योंकि वायरस का मीन ही है पॉइजन। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर बात हम कह रहे हैं वायरस से रिलेटेड। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग वायरस के कुछ टॉपिक को मेंशन करेंगे, जिसमें कि आज के सेशन में हम लोग यानी आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ वायरस और वायरस के नेचर को डिस्कस करेंगे। बाकी जो टॉपिक्स हैं आपके, वो आपको इसके बाद मतलब नेक्स्ट क्लासेस में आपको धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक, और एक खास बात, और जो लोग हमसे सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रॉलिंग पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप लाइव क्लास या पीडीएफ चाहते हैं तो उस पर आप कनेक्ट करिए, कांटेक्ट करिए। ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वायरस। तो वायरस की बात करते हैं बच्चों, तो वायरस शब्द की बात करते हैं। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कितना अच्छा लगता है ना बच्चों कि वायरस, यानी वायरस का मतलब विषाणु। जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, वायरस यानी वायरस मीन पॉइजन, यानी विषाणु। देखिए विष माने क्या होता है? पॉइजन होता है ना। विष माने क्या होता है बेटा? पॉइजन होता है। और आणु लिखा हुआ, दैट मीन मॉलिक्यूल, यानी अणु कह सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं कह सकते हैं, विष वाले कह सकते हैं। यानी पॉइजनस मॉलिक्यूल्स को या पॉइजनस एजेंट को आप क्या कह सकते हो बेटा? क्या कहते हो? विषाणु कह सकते हो, वायरस कह सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने कि वायरस शब्द की बात कर रहे हैं। तो वायरस का जो मतलब है वो एक लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है, वेनम। लैटिन भाषा का शब्द याद रखिए। देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उसी तरीके से जो भी वैज्ञानिक है उन्होंने अपनी मदर टंग में उसको एक्सप्लेन किया है और अपनी मदर टंग में ही उन्होंने उसको खोजा है। तो सीधी सी बात है, उन्होंने अपनी मातृभाषा में उनको एक्सप्लेन किया और लिखा है कह सकते हैं। तो वायरस का मतलब वेनम होता है लैटिन भाषा में, और जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। क्या होता है बेटा? पॉइजनस फ्लूइड। यानी वायरस जो होते हैं वो स्पेशली हम कह सकते हैं कि ये ऐसे एजेंट है या ऐसे फैक्टर है जो कि डिजीज फैलाते हैं। भाई पॉइजन क्या करता है? हमारी बॉडी में आके क्या करता है? लाभ तो नहीं देता है ना, बेनिफिट तो नहीं देता है, सीधी सी बात है हमें हानि पहुंचाएगा, हार्म पहुंचाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि हार्म एक्टिविटीज या हार्मफुल एक्टिविटीज कह सकते हैं देने वाले एजेंट्स को आप क्या कह सकते हैं? वायरस कह सकते हैं। देखिए हमने डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख रखी है, उससे पहले आपको बता दें कि वायरस का जो अध्ययन होता है, लिखा है स्टडी ऑफ वायरस। वायरस का स्टडी क्या कहलाता है सर? तो वायरस का स्टडी कहलाता है वायरोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा? वायरोलॉजी, याद रखिए। क्लियर है सबको? तो स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी, यानी वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? जिसमें वायरस का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं वायरोलॉजी। ठीक, तो वायरोलॉजी इज इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस with dealing dealing viruses, all viruses called as virology। ठीक है, यानी ये एक शाखा है विज्ञान की जिसके अंदर हम वायरस का अध्ययन करते हैं, वायरोलॉजी के अंतर्गत। अच्छा, वायरस होता है क्या सर? वायरस आर न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस आर न्यूक्लियो प्रोटीन या न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कह सकते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स मीन सर, देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन्स का है तो दैट मीन यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड होगा। क्या होगा?
न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं बेटा? डीएनए 2 प्रकार का होता है, डीएनए प्लस आरएनए, तो ही तो होते हैं ना बेटा। तो डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और प्लस क्या है इसमें? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर कह सकते हैं, मिलकर ये बने होते हैं स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या कह सकते हैं? वायरस कह सकते हैं। दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स। हम इसलिए आप अगर आपसे कोई पूछे कि वायरस क्या है, तो आप बताएंगे दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जितने भी वायरसेस होते हैं आपके ऑल ओवर, जितने भी वायरस होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं, याद रखिए। न्यूक्लिक एसिड या और प्लस प्रोटीन, याद रखिए, ठीक। और एक खास बात और है कि यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, दूसरी डेफिनेशन भी हमने दी है वायरस की। अगर आप सरल शब्दों में एक्सप्लेन करें इसको, कि वायरस आर आसेलुलर, वायरस आर आसेलुलर, दैट मीन सर इसको क्या सर जीवधारी कहेंगे, लिविंग कहेंगे? नहीं कहेंगे सर। क्यों? आसेलुलर लिखा हुआ है। आसेलुलर का मतलब है अकोशिकीय, इसमें किसी प्रकार की कोशिका जैसा स्ट्रक्चर ना हो, अकोशिकीय कहेंगे ना। अकोशिकीय मतलब दे हैव नो सेल, दे हैव नो सेल, इसके अंदर कोई कोशिका तो है नहीं बेटा, तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे? इसीलिए आप इसको बोलेंगे कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, एक ऐसा स्ट्रक्चर है आसेलुलर, यानी एक अकोशिकीय, यानी ये एक अकोशिकीय संरचना है, स्ट्रक्चर है, कह सकते हैं। दे हैव नो सेल, यहाँ पर कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा गया है वायरस के अंदर, क्योंकि कोशिका नहीं है, कह सकते हैं। तो वायरस आर एसेलुलर स्मॉल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि अविकल्पीय है। अविकल्पीय मतलब कि ये पर्टिकुलर सबस्टेंस या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर ही इंफेक्शन फैलाएंगे। जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपका डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस जो है स्पेशली मच्छर, जो एडिस एजिप्टाई जो मच्छर होता है उसके ऊपर इन्फेक्शन फैलाएगा, और वो ह्यूमन पर भी इन्फेक्शन फैला सकता है। उसी तरीके से ऐसे कुछ और वायरस होते हैं जो कि केवल एक ही काम करते हैं और एक ही होस्ट पर अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए वो ह्यूमन के ऊपर अटैक कर रहा है, अब ये कहो कि वो वायरस कुत्ते के ऊपर भी अटैक करे, तो ऐसा नहीं है। तो क्योंकि उनका नेचर सिंपल टाइप का होता है, तो कहने का मतलब है जो उनको होस्ट पसंद है, जिस होस्ट पर वो प्रतिक्रिया कर पाएंगे, उसी होस्ट को ही इन्फेक्ट करेंगे, उनको ही संक्रमित करेंगे, कह सकते हैं। तो इसलिए लिखा है स्मॉल ऑब्लिगेट पैरासाइट इंट्रासेलुलर, मतलब ये सेल के अंदर जाकर इन्फेक्शन फैलाते हैं, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है? इनसाइड द सेल, यानी ये लिविंग्स की, यानी जो अदर लिविंग्स है उनकी सेल के अंदर जाकर इन्फेक्शन फैलाते हैं, याद रखिए। तो क्या लिखा है कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, परजीवी है, सीधी सी बात है, डिपेंड है किसी ना किसी के ऊपर, अपने आप तो कुछ नहीं कर पा रहा। उसके साथ साथ लिखा है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब है इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने माइक्रो होते हैं कि इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, देखने के लिए आपको यहाँ पर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। फिर लिखा है फिल्ट्रेबल। फिल्ट्रेबल का सर मतलब क्या है? फिल्ट्रेबल का मतलब यह है कि इन्हें अगर बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर किया जाए, इन्हें बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर किया जाए तो ये निकल जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। बैक्टीरिया फिल्टर पेपर होता है ना, तो उससे जब फिल्टर करेंगे तो बैक्टीरिया रह जाते हैं। तो कहने का मतलब ये बैक्टीरिया से बहुत 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 छोटे होते हैं, इसलिए इनको फिल्टर किया जा सकता है। तो लिखा हुआ इसीलिए है कि दे आर फिल्ट्रेबल, यानी फिल्ट्रेबल का मतलब है कि इन्हें फिल्टर पेपर के द्वारा, यानी बैक्टीरियल फिल्टर पेपर के द्वारा इन्हें फिल्टर किया जा सकता है। उसके बाद लिखा हुआ नॉन कल्टीवेबल। नॉन कल्टीवेबल मतलब इनको उगाया नहीं जा सकता, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, या कोई अदर ऑर्गेनिज्म है उसी के जैसा, तो उनको आप बना सकते हो लैब में या उगा सकते हो, कह सकते हैं, लेकिन इनको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं लैब में, कह सकते हैं। तो लिखा दे आर नॉन कल्टीवेबल, दैट मीन कि यहां पर इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, याद रखिए। तो दे आर नॉन कल्टीवेबल, इसका मतलब ये। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इसी के आगे कॉमा लगा के न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, पार्टिकल और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, यानी ऐसा पार्टिकल जिसमें न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा न्यूक्लिक एसिड के रूप में, या और प्लस इसमें क्या होगा? प्रोटीन होगा। तो ये
डीएनए आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, याद रखिए। या तो इनके अंदर डीएनए होगा या फिर इनके आरएनए होगा, यानी न्यूक्लिक एसिड के रूप में कह सकते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने हुए एक पार्टिकल, एक अणु है कह सकते हैं, जिसको आप विषाणु कह सकते हैं। और ये जितने भी विषाणु होते हैं ये यूजफुल एक्टिविटी शो नहीं करते। ये इतने खराब है ना, इतने धोखेबाज है ना ये बेटा, कि ये केवल डिजीज ही कॉज करेंगे, रोग ही फैलाएंगे, अदरवाइज ये हमें कोई भी यूजफुल एक्टिविटीज नहीं देंगे कह सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि इनसे कोई उम्मीद आप नहीं रखिए। जैसे कि बैक्टीरिया से एक घड़ी आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें आपको वो यूजफुल एक्टिविटीज शो कराएगा, यानी आपको लाभ पहुंचाएगा, बेनिफिट पहुंचाएगा। लेकिन जो वायरस है आपका ना, तो वायरस किसी प्रकार का लाभ जो होता है वो नहीं पहुंचाता, याद रखिए आप लोग। तो वायरस आर एसेलुलर, स्मॉल ऑब्लिगेट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, फिल्ट्रेबल, नॉन कल्टिवेबल, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। क्लियर? तो ये डेफिनेशन हो गई। एक ही डेफिनेशन में सारी बात हमने यहां पर मेंशन कर दी है, इसको जरूर देखिए। ठीक, अच्छा सर ये वायरस किस जगत में आता है सर, किस ग्रुप में आता है? तो बेटा यहां पर बता दें कि जो हिटेकर साहब का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हिटेकर साहब का हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, जिसमें कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है, 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें कि 5 जगतों को रखा गया, जिसमें कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, माइकोटा जिसको बोलते हैं, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, यानी 5 जगत, वहां पर 5 किंगडम रखे गए। उसमें से जो फर्स्ट वाला आता है आपका किंगडम मोनेरा, उसमें इनको रखा गया है। तो यानी लिखा है वायरस बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा, यानी वायरस को किसमें रखा गया बेटा, किससे बिलोंग करते हैं? किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है सर? क्योंकि किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनका भी जो ऑरिजिनेशन है, इनकी जो उत्पत्ति है वो प्रोकैरियोट से ही हुई है, अर्थात बैक्टीरिया से हुई है। यानी जितने भी वायरस हैं वो उनके एंसेस्टर कौन है? बैक्टीरिया हैं। क्योंकि बैक्टीरिया से ही वायरस बने। कैसे बने सर? बताते हैं बेटा। अभी उससे पहले आपको हम बता दें कि इनकी खोज किसने की थी। पहले बात तो ये, तो इसकी खोज की थी बेटा दमित्री इवानोव्स्की, जो एक साहब हैं, एक साइंटिस्ट हैं कह सकते हैं, जो कि 1892 में इन्होंने वायरस को खोजा था सबसे पहले। ठीक है, टीएमबी के माध्यम से कह सकते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस इन्होंने सबसे पहले खोजा था, याद रखिए, टीएमबी वायरस। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि वायरस है ये, लेकिन हाँ इन्हें इतना मालूम था कि यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर पाया जा रहा है, यहाँ ये इन्फेक्शन फैला रहा है, ये बात मालूम थी उनको बस। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने नाम वगैरह रखा, जो वो आगे भी देखेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। तो हमने कहा कि वायरस जितने भी होते हैं वो बैक्टीरिया से बने हैं। कैसे सर? क्योंकि बैक्टीरिया में पाया जाता है मॉडिफाइड प्लाज्मिड, यानी प्लाज्मिड पाया जाता है। ये बैक्टीरिया आप देखते हैं ना, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में इस तरीके से चारों तरफ फ्लैजिला पाया जाता है, देखते हैं ना सब लोग। और बैक्टीरिया में एक डीएनए भी होता है ना, एक मेन डीएनए होता है और एक और डीएनए होता है। 2 डीएनए होते हैं बैक्टीरिया के अंदर सर। हाँ बेटा, क्लियर, आपने पढ़ा होगा 11 12 में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया के अंदर कितने होते हैं डीएनए? 2 होते हैं। एक तो मेन डीएनए बैक्टीरिया का, दूसरा एक और डीएनए होता है जिसका नाम होता है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, या इसको प्लाज्मिड भी आप कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्लाज्मिड भी कह सकते हो, प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कह दीजिए। बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको आप क्या बोल सकते हो बेटा? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल या प्लाज्मिड। तो उन्हीं प्लाज्मिड से इनका निर्माण हुआ, जितने भी वायरस है। लिखा है ओरिजिन, उत्पत्ति कहां से हुई है? मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स। तो दे आर मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स, यानी जो प्लाज्मिड्स हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स पाए जा रहे थे, दैट मीन डीएनए आरएनए डीएनए पाया जा रहा था, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर, वो मॉडिफाई हुआ, उसमें चेंजेस हुआ। और चेंजेस होने की वजह से क्या हुआ? वो उसको क्या कह दिया हमने बेटा? वायरस कह दिया। तो वायरस आर मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स, क्योंकि इनका ओरिजिनेशन जो है, इनकी उत्पत्ति जो है किससे हुई है? बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से। लिखा है दे आर मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स, यानी एक प्रकार के बैक्टीरिया में जो पाए जाने वाले प्लाज्मिड्स होते हैं, जब वो मॉडिफाई हो जाते हैं तब वायरस का निर्माण करते हैं।
समझ में आई बात सबको? तो दे आर मॉडिफाइड प्लाज्मिड। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग बेटा यहाँ पर हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या हिस्ट्री है आपके वायरस का, यानी विषाणुओं का क्या इतिहास है, कह सकते हैं क्या इतिहास रहा है, किस तरीके से खोजा गया। तो देखिए एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे, ठीक है। लिखा है द वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय दमित्री इवानोव्स्की इन 1892। यानी जो दमित्री इवानोव्स्की साहब हैं, एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले खोजा था वायरस को, याद रखिए। और कैसे? क्योंकि इन्होंने जो तंबाकू जो होता है ना, तंबाकू का प्लांट, तंबाकू के प्लांट में जो डिजीज हो रही थी उसके माध्यम से, तंबाकू में एक मोज़ेक डिजीज होता है, उसके माध्यम से इसको खोजा था वायरस को। लिखा है हु रिपोर्टेड दैट टोबैको मोज़ेक डिजीज in disease infect healthy tobacco plants and that the infection is transmitted from plant to plant। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है, जो कि हेल्थी तंबाकू की पत्ती के ऊपर फैल रहा था, कह सकते हैं, जो तंबाकू की पत्ती है, जो हेल्थी प्लांट है, उसकी पत्ती के ऊपर जो है या प्लांट के ऊपर फैल रहा था, और ये इन्फेक्शन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैल रहा था इस तरीके से। तो इन्होंने कहने का अर्थ ये है कि तंबाकू के अंदर इन्होंने वायरस को सबसे पहले खोजा था, और सबसे पहला वायरस का नाम था टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। क्या रखा था इन्होंने नाम? टीएमवी। जो पहला वायरस खोजा गया था वो टीएमवी था, टोबैको मोज़ेक वायरस, याद रखिए, ठीक। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि टोबैको मोज़ेक डिजीज जो कि एक हेल्थी तंबाकू के पौधे को इन्फेक्ट कर रही थी, इन्फेक्शन कर रही थी, और ये इन्फेक्शन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो रहा था, कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ है खोज किसने की? दमित्री इवानोव्स्की। अब देखिए एक खास बात और है, अब जब इन्होंने, हालांकि इन्होंने वायरस नाम नहीं दिया है लेकिन खोजा है, श्रेय इन्हीं को जाता है सबसे पहले। लेकिन नाम सर किसने दिया, वायरस शब्द किसने दिया? तो वायरस शब्द की अगर बात करें बच्चों, वायरस शब्द की बात करें तो वायरस शब्द दिया है मार्टिनस वीजरिंक नाम के एक साइंटिस्ट हैं। मार्टिनस वीजरिंक नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले वायरस जो टर्म है, यानी शब्द जो है वो दिया था, याद रखिए, 1898 में। तो लिखा है वायरस टर्म गिवन बाय मार्टिनस वीजरिंग इन 1898 एंड कंफर्म्ड इवानोव्स्की डिस्कवरी। और इन्होंने इनकी डिस्कवरी को, यानी जो साहब घर के कौन से, दमित्री इवानोव्स्की जो साइंटिस्ट हैं, उनकी उन्होंने जो डिस्कवरी की तंबाकू के माध्यम से कि हाँ तंबाकू में इस तरीके का एक्टिविटी हो रहा है, सारी चीजें, तो उसको कंफर्म करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने फिर से उसी एक्सपेरिमेंट को किया, कंफर्म करने के लिए केवल। तो लिखा है एंड कंफर्म्ड इवानोव्स्की डिस्कवरी इन विच ही प्रिपेयर्ड जूस ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट। और उन्होंने क्या किया, एक तंबाकू, जो तंबाकू का पौधा होता था, संक्रमित पौधा कह सकते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट, उस इन्फेक्टेड प्लांट का जूस यहाँ पर उन्होंने यानी रस तैयार किया, कह सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है प्लांट filtered this juice with porcelain bacterial filter paper to remove the bacteria and applied to the filter to the healthy tobacco leaf। देखिए इन्होंने क्या किया, जो संक्रमित पौधा था, इन्फेक्टेड प्लांट था, उसका उन्होंने जूस तैयार किया, उससे जूस एक्सट्रैक्ट किया, और उस जूस को फिल्टर पेपर से, कौन से फिल्टर विधि से? पोर्सलेन बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, जिससे कि बैक्टीरिया को फिल्टर किया जाता है ना, उसी फिल्टर पेपर से, जिससे कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया अगर हो तो वो निकल जाए, कह सकते हैं। तो केवल वायरस बचे, वायरस वाला मटेरियल बचे, तो फिल्टर कर लिया उसको, और फिल्टर करने के बाद क्या किया है, और एक हेल्थी तंबाकू के पौधे के ऊपर, कह सकते हैं हेल्थी टोबैको प्लांट के ऊपर, उसी जूस को उन्होंने लगाना शुरू किया, जिससे कि उन्होंने कुछ समय के बाद देखा कि वो उसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज दिखने लगी हैं, इन्फेक्शन वाली, मोज़ेक वाली कह सकते हैं, संक्रमित वाली कह सकते हैं। तो लिखा भी है मैंने कि पोर्सलेन बैक्टीरियल फिल्टर पेपर टू रिमूव द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को रिमूव किया, एंड अप्लाइड टू द फिल्टर हेल्थी टोबैको प्लांट लीफ, यानी जो तंबाकू का पौधा है उसकी जो लीफ पर उन्होंने उसी जूस को लगाया या उस पर अप्लाई किया, और देन सम आफ्टर टाइम it was observed that the leaves become infected and it was found that juice is fertile। और यहाँ पर उन्होंने देखा कि भैया आप क्या करेंगे, जैसे कि ये तंबाकू का पौधा है और ये
कह सकते हैं हेल्थी पौधा है कह सकते हैं। तो इस पर क्या किया उन्होंने, जो जूस तैयार किया इसकी पत्तियों पर लगाना शुरू किया और कुछ टाइम पर के बाद में देखा तो ये देखा कि तंबाकू की जो पत्तियां हैं वो उसमें इन्फेक्शन दिख रहा है, या उसके तंबाकू के पत्तियों का आकार या उसकी जो शेप या उसकी जो कह सकते हैं कलर वगैरह में चेंजेस आने लगा, जिससे कि इन्हें पता चल गया कि हाँ ये जूस जो है कुछ तो है जूस में, कुछ तो है जूस में जो कि एक हेल्थी लीफ के ऊपर इंफेक्शन फैला रहा है या इस पर एक प्रभाव डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है कह सकते हैं। तो यानी कहने का अर्थ है कि इन्होंने कहा कि हाँ ये जूस फर्टाइल है। जूस क्या है? फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब काम कर रहा है। हाँ कि हाँ शायद इवानोव्स्की साहब ने जो है किया था, वो प्रयोग किया था, वो सही था। तो इस तरीके से कंफर्म किया। तो लिखा जूस इज फर्टाइल विच ही कॉल्ड इज लिक्विड कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडियम। और एक खास बात, इन्होंने जो जूस तैयार किया था और जूस ने प्रभाव भी दिखाया, सीधी सी बात है, हेल्थी तंबाकू की पत्ती पर कह सकते हैं। तो उस जूस को उन्होंने कहा कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडियम, कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडियम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब इन्फेक्शन तो समझ में आता है, लेकिन लिविंग फ्लूइड है तो ये तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि लिविंग जैसे कैरेक्टर भी तो होने चाहिए, सारी चीजें भी तो होनी चाहिए, तभी लिविंग कहोगे। तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा था, इसका मतलब होता है ये किसी दूसरी भाषा में लिखा गया है कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडियम। इस जूस को इन्होंने कहा था क्योंकि जूस अपना काम कर रहा था, वायरस की तरह कह सकते हैं, क्योंकि उसमें वायरस था। तो उन्होंने इस तरीके से कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद सारी चीजें जब देख ली तो अब इसको वायरस कहा, याद रखिए। तो वायरस शब्द इस तरीके से मार्टिनस बीजरिंग साहब ने रखा है, याद रखिए। तो यानी इवानोव्स्की ने जो खोज की थी तंबाकू के पौधे के ऊपर, ठीक है, तंबाकू में जो मोज़ेक डिजीज होता था, टोबैको मोज़ेक रोग जिसको बोलते हैं, तंबाकू मोज़ेक रोग जिसको बोलते हैं, उस रोग के माध्यम से इस पूरे कॉन्सेप्ट को खोजा गया था, याद रखिए, वायरस को खोजा गया था। तो वायरस की खोज, और पहला जो वायरस खोजा गया था वो था टीएमबी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, क्लियर है। और एक खास बात, अब आए दूसरे साइंटिस्ट, क्योंकि भाई इसके बाद आविष्कार थोड़ी बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है। अपनी अपनी लोग अपने अपने साइंटिस्ट अलग अलग आते रहे, अलग अलग सन में कह सकते हैं, उन्होंने प्रयोग अनुप्रयोग करते रहे, वो कह सकते हैं। तो जो पहले आपके एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वायरस को कलेक्ट किया था क्रिस्टल की फॉर्म में, जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं उस तरीके से डब्बे में या बॉक्स में उसको कलेक्ट किया था, कहने करते हैं क्रिस्टलाइज किया था सबसे पहले। तो लिखा ऑफ ऑल First of all, W.M. Stanley crystallized TMB in 1935 and for this he was awarded the Nobel Prize in 1946. सबसे पहले एक डब्ल्यू एम स्टैनले नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने टीएमबी को क्रिस्टल की फॉर्म में क्रिस्टलाइज किया था सबसे पहले। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेटा बताइए कि क्रिस्टल की फॉर्म में वायरस को किसने कलेक्ट किया था या क्रिस्टलाइज किया था, तो आप बताएंगे W.M. स्टैनले ने 1935 में किया था, जिनके लिए इन्हें 1946 में क्या किया गया था, अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, कह सकते हैं नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, याद रखिए। तो नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1946 में W.M. स्टैनले ने, मतलब स्टैनले को कह सकते हैं। ठीक, क्लियर है सबको। तो कहने का अर्थ यह है कि पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वायरस को क्रिस्टल की फॉर्म में क्रिस्टलाइज किया है वो है W.M. स्टैनले, क्योंकि इन्होंने कौन सा वायरस क्रिस्टलाइज किया था, टीएमबी। तो टीएमबी को क्रिस्टलीकृत किया था, क्रिस्टल की फॉर्म में कह सकते हैं, कलेक्ट किया था कह सकते हैं 1935 में। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट देखिए और देखिए, द पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज्ड बाय देम हैव फुल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोज़ेक डिजीज। यानी जो उन्होंने पार्टिकल क्रिस्टलाइज किए थे W.M. स्टैनले, जो W.M. स्टैनले हैं, उन्होंने जो पार्टिकल कलेक्ट किए थे उन पार्टिकल्स में रोग फैलाने की क्षमता पाई जाती है, याद रखिए। तो लिखा है द पार्टिकल क्रिस्टलाइज बाय देम हैव फुल कैपेसिटी, पूरी कैपेसिटी पाई जाती है इन क्रिस्टल वाले वायरस में जो कि कलेक्ट किए थे W.M. स्टैनले ने, याद रखिए। तो कह रहा है the particles crystallized by them have full capacity to produce mosaic disease in tobacco plants। यानी तंबाकू के पौधे में ये क्रिस्टलाइज कण, यानी जो क्रिस्टल की फॉर्म में उन्होंने कलेक्ट किए थे, ये क्रिस्टलाइज फॉर्म के जो कण हैं, इनसे वायरस यानी इससे डिजीज फैलाया जा सकता है किसी भी हेल्थी टोबैको प्लांट में, याद रखिए। तो यानी कहने का अर्थ है कि इससे तो ये सिद्ध होता है कि ये वायरस लिविंग है, नेचर इस तरीके का।
लेकिन कुछ बातें और हैं कि लेकिन और कुछ बातें और भी देखी कि इसमें कुछ ना सेल है ना कुछ है ना स्ट्रक्चर वगैरह देखा, अरे ये तो सेल है ही नहीं, यानी नॉन लिविंग है। तो लिखा है कि विच इज प्रूफ दैट वायरस इज नॉट लिविंग, वायरस इज नॉट लिविंग। फिर लिखा है नॉट लिविंग, नॉन लिविंग पार्टिकल्स, तो आप इनको कह सकते हैं विच लिव इनसाइड द लिविंग सेल एंड दे प्रोड्यूस डिजीज बाय इन्फेक्टिंग लिविंग सेल। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक ये बाहर है सेल से, होस्ट से बाहर है, पोषक से बाहर है, जिसके ऊपर इनको इन्फेक्शन फैलाना है उससे बाहर है, तब तक ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है। और जब ये जैसे ही किसी सेल से कनेक्शन करेंगे, ये वायरस है, ये वायरस है, ये वायरस है और ये एक लिविंग सेल है। तो जब तक ये इस लिविंग सेल से बाहर है, ये वायरस है और ये लिविंग सेल है, जब तक ये लिविंग सेल से बाहर है बेटा, तब तक तो ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, यानी निर्जीव है कह सकते हैं। और जैसे ही ये किसी सेल के अंदर इंटर करेगा किसी भी मीडियम से, तब ये एक्टिव हो जाएगा और लिविंग प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये अभी भी इस पर शोध चल रहा है कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं वायरस का नेचर कैसा होता है, प्रकृति क्या है वायरस की। सीधी सी बात है, वायरस आर इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए कह दिया क्योंकि सूक्ष्म है, नेकेड आई से नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा बेटा, ये ऐसा नहीं दिखेगा। इसलिए लिखा है वायरस आर इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये रोग फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवधारी हैं। इन्फेक्टिव पहले कह दिया कि आपको कोई बेनिफिट तो देगा नहीं, रोग फैलाएगा, रोग फैलाने के अलावा ये आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दे सकता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि वायरस आर इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर लिखा है वायरस आर ऑलवेज हार्मफुल, हमेशा से हानिकारक है, एंड पैथोजेनिक, रोगजनक, रोग फैलाएगा बेटा। whose nature has not been completely clear about it because the symptoms are found in them similar to living organisms, but some symptoms are similar to non living organisms। यहाँ पर कुछ सिम्टम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हैं या लक्षण हैं, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हैं। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वायरस किस किस तरीके का है, मतलब ये किस तरीके का है किस तरीके का नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितने भी सिम्टम देखे गए, जैसे कि अदर जो ऑर्गेनिज्म डिजीज फैलाते हैं, अदर जो ऑर्गेनिज्म डिजीज फैलाते हैं उसी तरीके से ये भी डिजीज फैलाते हैं पूरी तरीके से, और भाई उसी तरीके की एक्टिविटी करते हैं। तो अभी ये कंप्लीट क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नॉन लिविंग कैरेक्टर देख लेते हैं वायरस का, नेचर के अंदर नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है वायरस का, किस तरीके से कि वायरस निर्जीव कैसे है, देखो वायरस निर्जीव कैसे है, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, निर्जीव लक्षण कह सकते हैं। वायरस वायरस आर असेलुलर, सीधी बात है, असेलुलर मतलब दे हैव नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सेल नहीं है, दे आर नॉट प्रोटोप्लाज्म। ठीक, दे आर नॉट फाउंड प्रोटोप्लाज्म इन दिस स्ट्रक्चर, प्रोटोप्लाज्म नहीं है ना, सेल नहीं है ना, तो सीधी सी बात है असेलुलर, अकोशिकीय कहेंगे, अकोशिकीय। ठीक, तो लिखा भी है दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाउंड, तो वायरस आर नॉन लिविंग, लिविंग नहीं है, वायरस में सेल नहीं है तो लिविंग नहीं है, सीधी सी बात है। वायरस आर कंप्लीटली इनएक्टिव आउटसाइड द सेल, सीधी सी बात है, सेल से बाहर है तो, सेल से बाहर है तो ये नॉन लिविंग है। ठीक, क्लियर हो जाता है कि ये नॉन लिविंग है। फिर लिखा है कि द वायरस डज नॉट शो एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जैसे कि हम लोग या हमारी सेल्स या जो अदर सेल्स जो होती हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, और डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन सारे एक्टिविटीज करती हैं, उसी तरीके से वायरस कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करता, याद रखिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जब ये एक्टिविटीज नहीं है तो इसको आप नॉन लिविंग कह सकते हैं। भाई लिविंग का मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन हो रहा हो, सबसे पहली बात तो तभी तो सजीव है ना, तभी तो लिविंग है, ये तो सजीव नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, तो वायरस और नॉन लिविंग कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक, तो लिखा है वायरस डू नॉट प्रोसेस रिप्रोडक्शन लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अदर जो अन्य जीवधारी हैं उनकी तरह ये रिप्रोडक्शन यानी जनन करने की प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो वायरस आर नॉट लिविंग। क्लियर? अच्छा सर,
लिविंग कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं वायरस के, लिविंग प्रॉपर्टीज भी देखिए, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे बच्चा सब लोग, ठीक है। लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस, द वायरस हैज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दे हैव जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए या आरएनए। अरे सर ये तो बात आपने गजब कह दी, कैसे सर? न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जितने भी सजीव होते हैं सजीव की कोशिकाओं में पाया जाता है। हाँ बेटा ये तो बात सही कही आपने, डीएनए पाया जा रहा है या फिर आरएनए पाया जा रहा है वायरस के अंदर, डीएनए पाया जा रहा है या फिर आरएनए पाया जा रहा है। तो द वायरस लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, यानी जैसे कि लिविंग जो होते हैं ना, जीवधारी यानी जीवधारी, उन्हीं के तरह इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए आरएनए पाया जा रहा है। भाई ये तो इससे तो ये सिद्ध होता है ये वायरस तो लिविंग है, तो ये लिविंग कैरेक्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ये हो गया पहला लिविंग कैरेक्टर। दूसरा सर लिविंग कैरेक्टर क्या है? द प्रोटीन फाउंड इन ऑल वायरसेस आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो अन्य जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो प्रोटीन बनता है बेटा, उसी तरीके से वायरस भी प्रोटीन बना रहा है, उसी सेम टाइप की प्रोटीन बना रहा है। अरे सर ये तो आप फिर तो ये लिविंग हो गया सर, अदर ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन पाई जा रही है उसी तरीके से इसमें प्रोटीन पाई जा रही बना रहा है, कह सकते हैं। हाँ सर ये भी लिविंग कैरेक्टर शो कर रहा है, ये पॉइंट भी। अच्छा अगला पॉइंट क्या कर रहा है? वायरस आल्सो हैव सिमिलर म्यूटेशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई म्यूटेशन भी होता है, समय समय पर अपने आप को अपडेट भी करता रहता है, जैसे कि हमारी सेल्स अपडेट करती हैं अपने आप को, उसी तरीके से मौसम के आधार पर कह सकते हैं या और किसी क्रिटिकल कंडीशन के आधार पर जब करें तो उसको म्यूटेशन उत्परिवर्तन कहते हैं ना। तो उसी तरीके से म्यूटेशन वायरस के अंदर भी होता है सर, देखा नहीं कोविड का कहते नहीं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज आएगी, इस तरीके से। तो स्टेज का मतलब क्या है? म्यूटेशन, अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, चेंज कर रहा है समय समय पर, कह सकते हैं उसी को बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। अचानक से परिवर्तन आ रहा है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहलाता है। रैंडम चेंजेबल कन्वर्जन कह सकते हैं। वायरस आल्सो हैव सिमिलर म्यूटेशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, म्यूटेशन करता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, कह सकते हैं। और एक खास बात, वायरस हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज सिमिलर टू पैथोजेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस जो है आपके, वायरस जो है आपके ये लिविंग की तरह है, जो क्या कर रहे हैं? डिजीज पैदा कर रहे हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया करते हैं पैदा, बैक्टीरिया जैसे इन्फेक्शन फैलाता है, फंजाई जैसे इन्फेक्शन फैलाता है, उसी तरीके से वायरस भी क्या कर रहा है बेटा? वायरस भी इन्फेक्शन फैला रहा है। लिखा भी है मैंने, देखो ना, वायरस हैव एबिलिटी, यानी वायरस के अंदर योग्यता है, एबिलिटी है डिजीज पैदा करने की। किस तरीके से? जैसे कि अन्य पैथोजेनिक है, दैट मीन वायरस बैक्टीरिया और फंगस, बैक्टीरिया और फंगस जैसे डिजीज पैदा करते हैं, उसी तरीके से वायरस के अंदर भी डिजीज पैदा करने की क्षमता पाई जाती है, याद रखिए। अच्छा सर एक और बात आपने कही, देयर इज ट्रांसमिशन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में इसमें ट्रांसमिशन होता है, याद रखिए। एक होस्ट से दूसरे होस्ट में देखो ना, कोरोना कहाँ से आया? चाइना से आया, चाइना के वुहान शहर से आया कि नहीं आया? कहाँ आया? इंडिया में। कोई आया वहां से, उसने 4 लोगों को फिर इन्फेक्ट किया, उन 4 लोगों ने फिर और इन्फेक्ट किया, इस तरीके से पूरी इंडिया में फैल गया, कर्फ्यू लग गया, जनता कर्फ्यू। हाँ मतलब ऑल कंडीशंस खराब हो गई, कह सकते हैं कोरोना की वजह से, कह सकते हैं। तो वायरस क्या है? एक होस्ट से, एक व्यक्ति से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कर सकता है, कह सकते हैं, ठीक, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट कर सकता है, संचरित हो सकता है। और एक खास बात, वायरस इज अफेक्टेड सिमिलर केमिकल, हीट, रेडिएशन एटसेट्रा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करते हैं रेडिएशन को, हीट को, केमिकल को, उसी तरीके से वायरस भी डिटेक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर आग के पास बैठ जाएं तो क्या होता है? गर्माहट फील होती है ना, उसी तरीके से इनको भी हीट फील होगी, यानी ठंडा गर्म, हाँ, केमिकली कोई पदार्थ गिरा दें इसके ऊपर तब इस पर इफेक्ट पड़ेगा, कहते नहीं सैनिटाइजर लगाओ, तो अफेक्ट पड़ता है, कह सकते हैं। रेडिएशन का भी इफेक्ट पड़ता है, रेडिएशन डालकर भी वायरस को खत्म कर किया जा सकता है। तो ये है लिविंग प्रॉपर्टीज। और एक खास बात और है बेटा यहाँ पर, कि एक पॉइंट रह गया था, बेस्ड ऑन द लिविंग, ये वाला पॉइंट। अब यहां पर हमने दोनों कैरेक्टर देख लिए, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है वायरस,
और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है। तो लिखा बेस्ड ऑन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, यहाँ पे लिख दें नॉन लिविंग कैरेक्टर फाउंड इन द वायरस, दे आर कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसीलिए देखिए यहाँ पर सजीवों के लक्षण भी पाए जा रहे हैं और निर्जीवों के लक्षण भी पाए जा रहे हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों यहां पर शो कर रहा है, जिसके कारण आप इसे कनेक्टिंग लिंक मान सकते हैं सजीवों और निर्जीवों के बीच की, दैट मीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की। तो इन्हें कनेक्टिंग लिंक माना जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लिविंग कैरेक्टर भी शो कर रहा है और नॉन लिविंग कैरेक्टर भी शो कर रहा है, याद रखिए। इसीलिए आप इसको कनेक्टिंग लिंक, संयोजक कड़ी या मध्य कड़ी आप इसको जान सकते हैं। ठीक, क्लियर है बच्चों? तो ये आज के सेशन में यानी आज के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है, वायरस का नेचर और वायरस की हिस्ट्री, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार कीजिए अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से आपको नए वीडियोस मिलते रहेंगे और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप हमसे कनेक्ट हो सके। अगर आप लाइव सेशन चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो नीचे स्क्रॉलिंग पर नंबर दिया गया है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।